हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इंडियन मानसून पढ़ रहे थे और इसमें हमने देखा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने इंडियन मानसून को लेकर अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से बताया है। हमने देखा कि सर एडमंड हेली ने अपने थर्मल कॉन्सेप्ट में इंडियन मानसून के ऑनसेट को कैसे बताया है। इसके बाद हमने देखा कि एच फ्लोन ने अपनी डायनेमिक थ्योरी में ITCZ को इंपॉर्टेंस देते हुए किस प्रकार से अपने सिद्धांत को आगे प्रोग्रेस किया। इसके बाद हमने देखा कि पी कोटेश्वरम ने अपने तिब्बत के पठार की जो थ्योरी थी, इसमें तिब्बत के पठार से पूर्वी जेट स्ट्रीम के ओरिजिनेशन को मानसून पवनों से जोड़ा था। आज के इस वीडियो में हम सभी कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर के और एक इंडियन मानसून की मैकेनिज्म को हम अच्छे से समझेंगे कि इंडियन मानसून ओरिजिनेट कैसे हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि इंडियन मानसून जो है, इसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इंडियन मानसून का उत्पत्ति जो है, ओरिजिनेशन है और इसकी जो मैकेनिज्म है वो प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो जो डिफरेंशियल हीटिंग होती है लैंड की और सी के बीच में ताप होने की, मतलब गर्म होने का जो विभेद होता है, उस तापीय विभेद का के अनुसार भी जो मानसून पवनें हैं वो विकसित होती हैं। इंडियन मानसून विकसित होता है। जैसे जो लैंड का पार्ट होता है वो क्या होता है, जल्दी ही गर्म हो जाता है, जल्दी ही ठंडा हो जाता है। जबकि जो सी होते हैं वो जलीय भाग होते हैं और जलीय भाग धीरे तो गर्म होते हैं और धीरे से ही ठंडे होते हैं, मतलब इनके गर्म और ठंडे होने में अधिक समय लगता है और इस वजह से भी मानसून जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, और ये इस पे आधारित संकल्पना किसकी थी? इसके पे आधारित संकल्पना थी जो सर एडमंड हेली थे, उनकी तापीय संकल्पना इसी पर आधारित थी। इसके बाद देखें हम तो जो दूसरा मुख्य कारण है वो है कि जो सूर्य है उसके नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में जो सनरेज आती हैं उनकी वजह से भी ये अफेक्टेड होता है। जैसे जो समर सीजन होता है, समर सीजन में अगर हम देखें तो सूर्य क्या है, उत्तरायण होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं। जबकि जब विंटर सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, समर सीजन होता है, तब सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध पर होती हैं। ठीक है, यानी कि 21 मार्च से लेकर के और वापस जब नीचे 23 सितंबर तक आएगा तो इस रीजन में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें हैं और 23 सितंबर के बाद जब नीचे दक्षिण गोलार्ध में जा रहा है तो 23 सितंबर से और फिर वापस 21 मार्च तक दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये भी मानसून की उत्पत्ति में कारण होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेटू, जैसा कि पी कोटेश्वरम ने बताया था। ठीक है, कि तिब्बत का जो पठार है, इस तिब्बत के पठार के गर्म होने पर यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है और अपर जो ट्रोपोस्फीयर है इसमें एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है और पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है। तो तिब्बत के पठार जो है उसके ठंडे होने और गर्म होने, जब ये ठंडा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, मानसून नहीं उत्पन्न होगा, जब गर्म होगा तो मानसून उत्पन्न होगा। तो इन दोनों क्रियाओं के बीच में मानसून की उत्पत्ति प्रभावित होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें रोल ऑफ ITCZ शिफ्टिंग। जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट होता है जब समर सीजन होता है। जब विंटर सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ये दक्षिण में सदर्न साइड में शिफ्ट होता है, यानी प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट होती हैं और ये ITCZ भी शिफ्ट होता है और इसकी वजह से भी मानसून प्रभावित होता है। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में देख चुके हैं, जिसको आधार बना करके एच फ्लोन ने अपनी डायनेमिक कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसमें भी हमने ITCZ की शिफ्टिंग को अच्छे से डिटेल में देखा है। इसके बाद एनसो की बात आती है, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। जो अल नीनो एक जो गर्म जलधारा है जो कि पूर्वी प्रशांत में प्रवाहित हो रही है उसकी वजह से, और सदर्न ऑसिलेशन जो वॉकर सेल में जो रिवर्सल हो रहा है उसकी वजह से भी मानसून प्रभावित होता है और ये भी हम पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। यानी अल नीनो सदर ऑसिलेशन जो है, जैसा कि सर गिलबर्ट वॉकर ने डिटेल में समझाया था, वो हमें मानसून को प्रभावित करते हुए दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है जेट स्ट्रीम। अब मैं आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इन पे डिफरेंट वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। आप डिटेल में वहां पर समझ चुके हैं कि हर एक फैक्टर कैसे इंडियन मानसून को अफेक्ट कर रहा है।
आप उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं, यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा और कोशिश करूंगा कि आपको मैं कमेंट में भी उनको पिन कर दूंगा। आप वहां से वो वीडियोस को डिटेल में है, अच्छे से हैं, आप उनको जरूर देखिए। इसके बाद इन सबको हम शामिल इसको अब जो आज जो वीडियो बना रहे हैं इस मैकेनिज्म में हम पूरे मानसून पे इन सबका क्या फर्क पड़ रहा है उसको एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बट इसमें एक चीज जो जेट स्ट्रीम है उसका रोल भी हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जेट स्ट्रीम के का इंडियन मानसून पर क्या फर्क पड़ता है इसको मैं इसी वीडियो में इंक्लूड करते हुए आपको एक कंप्लीट मानसून की मैकेनिज्म बताने वाला हूं। तो जेट स्ट्रीम में भी दो जेट स्ट्रीम हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित कर रही हैं। पहली है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रवाह, और दूसरा है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह। ये दोनों जेट स्ट्रीम जो है वो भी मानसून को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सब फैक्टर्स को एक में इंक्लूड करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विंटर सीजन की। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है, सर्दी की ऋतु है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है तो क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होने पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ITCZ है, जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जो कि अब थोड़ा दक्षिण में शिफ्ट हो गया है और वो अपनी पोजीशन पर लगभग 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आ गया है, ठीक है। ITCZ 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लाई कर रहा है, यानी कि जो निम्न दाब की पेटी है, जो विषुवतीय निम्न दाब की पेटी है, वो कहाँ है, अब इस क्षेत्र में पूरे में अपने लो प्रेशर की पेटी लाई कर रही है, ठीक है। विषुवतीय निम्न दाब की पेटी अपने 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो विषुवतीय निम्न दाब की पेटी नॉर्मल पोजीशन में होती है, तो अब ITCZ यहाँ आ गया है, ठीक है। अब देखिए, ITCZ के यहाँ होने की वजह से क्या हो रहा है, ITCZ के यहाँ होने की वजह से जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है इस तरफ से, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो पूरे इस क्षेत्र में, पूरा जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, इस क्षेत्र में पूरे में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का प्रभाव रहेगा, जो धरातल के साथ साथ चलने वाली है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें इस पूरे क्षेत्र में चल रही हैं सर्दी की ऋतु में। अब क्या हो रहा है, जो पोलर रीजन में अगर हम जाएं, अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो पोलर रीजन में यहाँ पर क्या घटना हो रही है इसको समझिए। हमने जेट स्ट्रीम में देखा था कि पोलर रीजन में सर्दी की ऋतु जब हो रही है तो उत्तरी गोलार्ध पर यहाँ पर एक क्या बन रहा था, एक बन रहा था पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स यानी कि ध्रुवीय भंवर का निर्माण हो रहा था, और उस ध्रुवीय भंवर के चारों ओर ऐसे जो है क्या चल रही थी, परिध्रुवीय पवनें चल रही थी, ऐसे परिध्रुवीय भ्रमर का निर्माण हो रहा था। और ये पोलर वोर्टेक्स किससे बन रहा था, पोलर वोर्टेक्स बन रहा था जब उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज्यादा ठंड है, तो ठंड से यहाँ क्या है, बर्फ जमी हुई है, और बर्फ जमने से यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है धरातल पर, और उसके ऊपर यानी कि ऊपरी वायुमंडल में अगर बात करें तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, और इस लो प्रेशर के चारों ओर क्या चल रही है, यहाँ पर ये पवनें चल रही हैं जो कि जेट स्ट्रीम की तरह का ही भाग है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे पूरा एक परिध्रुवीय भंवर विकसित हो जाता है, और हमें पता है कि जेट स्ट्रीम जो है, जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी तो जेट स्ट्रीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इनकी स्पीड जो है वो जस्ट लगभग डबल हो जाती है विंटर सीजन में, समर सीजन की तुलना में लगभग डबल इनकी स्पीड हो जाती है। और साथ साथ ये जो है, ये जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर भी प्रभावित करती हैं, दक्षिण तक भी शिफ्ट होती हैं, अपनी नॉर्मल जो पोजीशन है उससे दक्षिण में शिफ्ट हो जाती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि जो ITCZ है वो भी शिफ्ट हो रहा है, सारी की सारी प्रेशर बेल्ट है वो भी दक्षिण में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो जेट स्ट्रीम है, वो जेट स्ट्रीम बड़ी तेजी से चल रही है, किसकी वजह से, इस पोलर वोर्टेक्स के फॉर्मेशन की वजह से, एक परिध्रुवीय भंवर के बनने की वजह से। देखिए, एक होती है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ठीक है। ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट नॉर्मल 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास या साउथ लैटिट्यूड दोनों में चल रही है, हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड पर ये चल रही है नॉर्मल पोजीशन में। अब ये क्या करती है दोस्तों, कि जब विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग होने के साथ साथ जब ये यहाँ पर आती है, हिमालय के पश्चिमी छोर की तरफ आती है, तो हिमालय और तिब्बत के पठार के पास
आने के बाद इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद ये यहाँ पर दो भागों में बट जाती है। विंटर सीजन में दो भागों में बढ़ती है। एक तो क्या होती है, एक तो हिमालय के दक्षिण में चलने लगती है। ये देखिए, ये हिमालय के दक्षिण में यहाँ से डिवाइड हुई और ये हिमालय के दक्षिण में चल रही है। और एक जो है वो हिमालय और तिब्बत के पठार के उत्तर में भाग चल रही है। ठीक है, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट के ही दो ब्रांचेज हो गई हैं। अब क्या है कि जब ये उत्तर में चल रही है, ये नॉर्मली उत्तर में कितने पर चल रही है, यहाँ पर ये चल रही है लगभग 30 से 35 डिग्री के बीच। ठीक है, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर चल रही है। और दक्षिण में दोस्तों ये जो कॉमन है, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का दक्षिणी जो भाग है, ये लगभग 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक पहुंच जाता है। कितने तक? 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक पहुंच जाता है। अब एक 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक पहुंचेगा तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे क्या आएगा, हिमालय के दक्षिण में हमारा भारत आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। तो ये इंडिया के ऊपर से प्रवाहित हो रही होती है। और जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है? जेट स्ट्रीम चलती है अपर ट्रोपोस्फीयर में। तो जब अपर ट्रोपोस्फीयर में चल रही है तो इस पोजीशन में यहाँ पर आने के साथ साथ जो तिब्बत का पठार है, इस तिब्बत के पठार पे क्या हो रहा है, तिब्बत के पठार पर हम अगर तिब्बत के पठार का रोल देखें तो ये तिब्बत के पठार पर भी ठंड है, बर्फ जमी हुई है। शीत ऋतु में बर्फ जमी है तो इसके सरफेस पे क्या हो रहा होगा, इसकी सरफेस पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्योंकि जहां पर प्रेशर जो है वो क्या है, यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, बहुत लो है, तो प्रेशर क्या है, बहुत हाई हो गया है। तो तिब्बत के पठार पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब हाई प्रेशर जहां क्रिएट होता है वहां पर एक प्रति चक्रवातीय एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होती है और वायु राशि जो है वो ऊपर उठती ही नहीं है, बल्कि वायु राशि धरातल के पास बैठी रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, शांत मौसम होता है। ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन बिल्कुल शांत होती है। तो इस वजह से तिब्बत का पठार भी शांत अवस्था में है। ठीक है, अब क्या है कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, ये जब ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र से जब आती है, ठीक है, अब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट किधर से प्रवाहित हो रही है, इधर आ रही है वेस्ट डायरेक्शन से और ईस्ट में चल रही है। और वेस्ट टू ईस्ट जब ये आ रही है तो सर्दी की ऋतु में यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्दी की ऋतु में ये पूरे जो है इधर पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, इधर दक्षिण एशिया, इसके ऊपर से पूरे से चलती हुई ईस्ट एशिया तक चल रही है और लगभग चीन के पूर्वी तट के पास आकर के इसकी जो दोनों ब्रांच जो हिमालय के कारण बनी है वो यहाँ के मिल जाती है। ठीक है, यहाँ आके दोनों मिल रही हैं। अब यहाँ से जब ये आती है तो दोस्तों ये जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अपर एटमॉस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फेयर में हाई प्रेशर का क्रिएट करती है, क्योंकि ये लहरदार रूप में चलती है। ठीक है, मियांड्रिंग शेप में चल रही है, सर्पिलाकार चल रही है, रॉसबी वेव्स होती हैं जेट स्ट्रीम। तो ये जब मियांड्रिंग शेप में चल रही है तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है और हाई प्रेशर से जो भी पवनें चलती हैं वो पवनें डिसेंड करती हैं, नीचे की तरफ उतरती हैं, जबकि लो प्रेशर में जो पवनें अपर ट्रोपोस्फीयर में चलती हैं उनसे पवनें ऊपर उठती हैं। ठीक है, तो अब ये हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है। और इंडिया में यहाँ अगर हम बात करें हिमालय के दक्षिण में, तो यहाँ जब लहरदार रूप में आ रही है तो ये क्या क्रिएट कर रही है, लो प्रेशर क्रिएट करती है अपर ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, अब ये दोस्तों यहाँ से क्या करती है, ईरान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र से यहाँ से पवनें डिसेंड करती हैं और नीचे उतरने लगती हैं और नीचे उतरते हुए ये आती है हमारे पश्चिम भारत पर। ठीक है, पश्चिमी इंडिया, वेस्टर्न इंडिया पर ये पवनें नीचे उतरती हैं। ठीक है, कौन सी पवनें उतर रही हैं, जो कि जेट स्ट्रीम में के द्वारा अपर ट्रोपोस्फीयर में हाई प्रेशर प्रति चक्रवातीय दशाओं के कारण उत्पन्न हो रही है, वो नीचे उतरती है और नीचे उतर करके ये आ रही हैं हमारे पश्चिमी भारत पर। पश्चिमी भारत पर जब ये पवनें उतरती हैं तो ये यहाँ पर दोस्तों धरातल के ऊपर एक हाई प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। क्यों होती है, जब पवनें नीचे उतरती हैं, जब पवनें नीचे अवतलित करती हैं तो अवतलित होने की वजह से क्या है, कंप्रेस है और ये भारी भी होती हैं। और दूसरा क्या है कि जब सारा वायु एयर मास यहाँ इकट्ठा होगा तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट कहाँ करेंगी, धरातल पर। धरातल पर हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है और सीजन कौन सा है, विंटर का सीजन है। और उसी समय अगर हम बात करें यहाँ स्थल में तो स्थलीय भाग पूरे क्या हो रखे हैं,
ठंडे हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, तो यहाँ तो वैसे ही पूरी ठंड है। ठीक है, ऊपर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है, और ये नॉर्थ ईस्ट में ट्रेड विंड कैसी होती है? जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ये स्थल से आती है, स्थल से, लैंड से और सी की तरफ चलती है। तो जो भी पवने लैंड से सी की तरफ चलेंगी तो उसमें ह्यूमिडिटी तो होगी नहीं, तो ये शुष्क पवने हैं। और उत्तर की तरफ से आ रही है सर्दी की ऋतु में, तो ठंडी भी है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कैसी है? शुष्क एंड शीत, यानी ये है ड्राई एंड कोल्ड है। ठीक है, ड्राई एंड कोल्ड है। अब देखिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से भी ठंड पड़ रही है, साथ में यहाँ पर विंटर सीजन है तो वैसे भी यहाँ पर ठंड है। तो धरातल पर इस रीजन में लैंड वाला जो पार्ट है इसमें हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जहां टेम्परेचर लो होगा वहां प्रेशर हाई होगा। अब कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हमने बात किया डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड और सी की, तो इसका यहाँ पर यूज देखो कि जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड है तो ये जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, ये बंगाल की खाड़ी का रीजन स्थलीय भाग की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि जल जो है वो अपेक्षाकृत सर्दियों की ऋतु में ज्यादा गर्म रहता है। ठीक है, अब ये जब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है ये लो प्रेशर है धरातल पर, और यहाँ धरातल पर पश्चिमी भारत में हाई प्रेशर है, तो यहाँ से दोस्तों ये ठंडी पवने जो है ये ठंडी पवने लो प्रेशर की ओर चलने लगती है। ठीक है, अब ये ठंडी पवने बंगाल की खाड़ी की ओर चलने लगती हैं, लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं, और ये जब बंगाल की खाड़ी पर पहुंचती है तो बंगाल की खाड़ी पर पहुंचने के बाद ये फेरेल के रूल को फॉलो करेंगी और कोरियोलिस बल के प्रभाव में अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी। अगर ये यूं आ रही थी तो ये ऐसे दाईं ओर मुड़ जाएंगी। ठीक है, अपने राइट साइड में मुड़ जाएंगी, जैसा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस बल के प्रभाव में सभी पवनें मुड़ती हैं, ये मुड़ेगी। अब सोचिए आप, जब ये दाईं ओर मुड़ेगी तो अब ये किस पर आ गई है? बंगाल की खाड़ी पर। जब बंगाल की खाड़ी पर ये पहुंच गई हैं, तो बंगाल की खाड़ी कैसी हो रही है? गर्म है, बे ऑफ बंगाल गर्म है, और गर्म होने के साथ साथ यहाँ पर क्या है? आर्द्रता है, पानी है तो आर्द्रता होगी, जलवाष्प होगी। तो ये पवनें यहाँ आने के बाद थोड़ी गर्म हो जाती हैं, और साथ में ये दोस्तों ह्यूमिडिटी भी गेन कर लेती हैं, आर्द्रता भी प्राप्त हो जाती है। अब ये पवनें जो कि पहले शीत शुष्क थी, कैसी थी ये? शीत शुष्क पवनें थी। अब ये शीत शुष्क पवनें यहाँ पर आते आते उष्ण और साथ में आर्द्र हो गई है, और उष्ण आर्द्र पवनें ये किधर चल रही है? अरब सागर की ओर चलने लगती हैं, क्योंकि इस रीजन में भी क्या है? पूरा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ITCZ जो है वो 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, तो अब ये पूरी जो है अरब सागर की ओर यानी दक्षिण हिंद महासागर की तरफ चलने लगती हैं। अरब सागर और हिंद महासागर के दक्षिणी भाग की ओर चलने लगती हैं, और दोस्तों यहाँ से चलती हुई ये आती हैं यहाँ पर तमिलनाडु तट पर, और तमिलनाडु तट पर आने के बाद ये शीत ऋतु में तमिलनाडु तट पर वर्षा करती है। तमिलनाडु के कोस्ट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, और ये वर्षा कब होती है तमिलनाडु कोस्ट पर? ये ज्यादातर वर्षा होती है अक्टूबर टू दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो तमिलनाडु कोस्ट जो है वो एक विशेष प्रकार की यहाँ पर मानसूनी और जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। जो साउथ वेस्ट मानसून आता है उससे यहाँ पर क्या है? ये एक तरीके से वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, लीवर्ड साइज में रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून से कम वर्षा होती है, मगर ये जो मानसून आ रहा है इससे वर्षा होती है अक्टूबर से दिसंबर में सबसे अधिक मात्रा में, और इसको बोला जाता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि सर्दी की ऋतु में भारत में तमिलनाडु के तट पर आता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इसका ओरिजिनेशन में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का ITCZ का इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट मानसून को। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रीजन में हमने बात कर ली कि अक्टूबर दिसंबर में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है वो आ गया है। अब क्या हो रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में अगर देखें तो इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर जो है हाई प्रेशर का रीजन बना हुआ है स्थलीय भाग पर। ठीक है, अब ये सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट है, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, वो यहाँ पर एक और रोल प्ले करती है। ये क्या करती है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट कि हमारे यहाँ पर क्या है, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरियन सी के पश्चिम की तरफ और अटलांटिक की तरफ यहाँ पर दोस्तों फ्रंट फॉर्मेशन होता है। क्या बनते हैं यहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है, फ्रंट फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। शीत ऋतु में यहाँ पर वातागर बनते हैं। और वातागर कैसे बनते हैं? वातागर का निर्माण होता है कि इधर से जा रही है गर्म वायु राशि, ठीक है, और नॉर्दर्न साइड से आ रही होती है क्या है? ठंडी वायु राशि, ठीक है। और इसकी वजह से इनके बीच में जब ये आती है तो ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को ऊपर धकेलती है, और इसकी वजह से ये जो ऊपर गर्म वायु राशि ऊपर जाती है और ठंडी वायु राशि नीचे बैठती है, तो इसकी वजह से यहाँ एक लो प्रेशर का जोन बनता है और साथ में इसी रीजन में शीतोष्ण चक्रवात आते हैं। तो ये रीजन जो है, जो भूमध्य सागर के पश्चिम का जो क्षेत्र है, जो कि लगभग 35 डिग्री से और 55 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, इसमें शीतोष्ण चक्रवातों को या वाताग्रीय चक्रवात जो कहते हैं, फ्रंटल एंड साइक्लोन, उनका निर्माण होता है, ठीक है। और ये कब हो रहा है? विंटर सीजन में। अब क्या है कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, ये यहाँ पर किसमें से चल रही होती है? ये इस शीतोष्ण वाताग्र के क्षेत्र के ऊपर से गुजर रही होती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बादलों का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर वर्षण हो रही है। कहाँ पे हो रहा है? ये भूमध्य सागर के पश्चिम की तरफ अटलांटिक के क्षेत्र में, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो कि शीतोष्ण चक्रवात जो है इनके ऊपर से आ रही है, ये इन शीतोष्ण चक्रवातों को आगे बढ़ा करके और आगे बढ़ाते हुए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए और भारत के पश्चिमी भाग तक लेकर के आ जाती है, ठीक है। और इसको दोस्तों बोला जाता है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस बोला जाता है इसको, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस इसको बोला जाता है। और इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ये चक्रवातीय जो विक्षोभ है वो पश्चिमी भारत में आ रहा है। तो पश्चिमी भारत में आने के बाद ये देखें तो इसका मेनली जो टाइम होता है वो होता है अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक, ठीक है। अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक ये पश्चिमी विक्षोभ आता है। और ये जब यहाँ आता है तो यहाँ पश्चिम विक्षोभ के आने से वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पर वर्षा होती है और इस वर्षा को हम बोलते हैं मावठ, ठीक है। तो भारत में सर्दी की ऋतु में इस पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा हो रही है उसमें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का बड़ा रोल होता है। और इस मावठ से पश्चिमी जो भारत है इसमें हम देखें तो इसमें राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र, इधर हरियाणा का क्षेत्र, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये यहाँ तक आते आते लगभग पटना तक, बिहार तक का जो क्षेत्र है इसमें पूरे में वर्षा करवाती है, मावठ का असर होता है, ठीक है। और इस मावठ की वजह से जो हमारे यहाँ पर रबी की फसल हो रही होती है, इस सीजन में क्या हो रहा होता है, यहाँ रबी की जो फसल हो रही है उसको वर्षा मिलती है, ठीक है। जो गेहूं की भी फसल हो रही होती है तो उसको वर्षा मिलती है, तो उसकी वजह से उसको सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का रोल रहता है यहाँ पर कि इसकी वजह से हमें किस प्रकार से वर्षा की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर दूसरी दशा क्या हो रही है, ये जो पूरा रीजन है इसमें अब सर्दी की ऋतु जो है वो कब तक है? इसमें सर्दी की ऋतु है जब तक कि सूर्य जो है वो उत्तरायण होने की तरफ आ नहीं जाता है। तो ये यहाँ पर पहुंच गए, लगभग 21 मार्च का टाइम आ गया है, ठीक है। सूर्य जो है अभी दक्षिण में है, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से क्या उत्तर में ठंड पड़ रही है। अब सूर्य जो है वो 21 मार्च को आ गया है, कहाँ पे आ गया है? हमारे इक्वेटर रीजन में आ गया है और सूर्य की किरणें इक्वेटर पे सीधी पड़ रही हैं। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सूर्य की किरणें पड़ने लगेंगी, ठीक है। सूर्य की किरणें जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आने लगेंगी तब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु स्टार्ट होने लग जाएगी, ठीक है। अब हम गर्मी की ऋतु में क्या असर हो रहा है हम इस पर बात करते हैं कि जब समर सीजन स्टार्ट हो रहा है तब क्या होता है। यहाँ पर देखिए, अब हम बात करें मार्च के बाद की, तो लगभग अप्रैल से लेकर के और जून के पहले वीक तक, लगभग स्टार्टिंग ऑफ द जून तक यहाँ पर क्या दशा होती है कि अब जो आईटीसीजेड है, ये आईटीसीजेड जैसे जैसे सूर्य उत्तर की तरफ सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ने लगेंगी, ये आईटीसीजेड भी नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट होने लगेगा। नॉर्दर्न साइड में जब आईटीसीजेड शिफ्ट होने लगेगा तो इसके शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, अब जो ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो आ रही थी वो आके कहाँ मिल रही थी, यहाँ पर आईटीसीजेड पे तो आ रही है, तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का क्षेत्र भी यहाँ से खत्म होने लगेगा और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और उत्तर की तरफ रहने लगेंगी।
अब ये ITCZ जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएगा तो इस क्षेत्र में पूरे में धीरे धीरे एक लो प्रेशर क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि ITCZ जो है वो क्या है, एक लो प्रेशर की बेल्ट है। तो ये ITCZ जैसे जैसे उत्तर में जाएगा तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। साथ में सूर्य की किरणें जब इस क्षेत्र पर पड़ रही हैं तो यहाँ पर क्या है, इंसोलेशन ज्यादा मिल रहा है, सूर्य तप मिल रहा है, इंसोलेशन मिल रहा है तो हीट मिल रही है, और हीट मिल रही है तो सरफेस जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इस सरफेस एरिया पर पूरे पर लो प्रेशर क्रिएट होने लगेगा और इसीलिए ITCZ भी उत्तर जाएगा। साथ में जो सर्दी की ऋतु में जो पोलर वोर्टेक्स बन रहा था जिसे हमने डिस्कस किया, वो पोलर वोर्टेक्स भी अब कमजोर होने लगेगा। जैसे जैसे गर्मी की ऋतु स्टार्ट होगी तो ये पोलर वोर्टेक्स कमजोर होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि अब उत्तरी ध्रुव पर सर्दी कम हो रही है और बर्फ थोड़ी पिघलेगी भी, तो पोलर वोर्टेक्स जो एक लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था अपर ट्रोपोस्फेयर में, वो भी अब कमजोर होने लगेगा। इसकी वजह से ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है ये भी दोस्तों धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो जेट स्ट्रीम होती है वो गर्मी की ऋतु में स्लो होती है और कमजोर हो जाती है, जबकि शीत ऋतु में जो विंटर सीजन है इसमें इनकी स्पीड ज्यादा होती है और ये ज्यादा स्ट्रांगली फ्लो करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि इस एरिया में ये जो हमारा पश्चिमी भारत का एरिया है, इस एरिया में अब यहाँ पर तापमान बढ़ने लगेगा। ठीक है, और ये कौन सा रीजन है? ये लगभग है हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास का क्षेत्र, यानी ये अयनवर्ती क्षेत्र है। और अयनवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो अब ज्यादा पड़ रही है, तो ये टेम्परेचर जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एक लो प्रेशर, हम बात कर रहे हैं समर सीजन में, तो यहाँ पर धीरे धीरे एक लो प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। मगर अभी क्योंकि पूरी तरह से जून का मंथ नहीं आया, उससे पहले हम अप्रैल मई के महीने की बात करें तो यह लो प्रेशर तो क्रिएट होने लग जाएगा सरफेस पर। जैसे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अभी लो प्रेशर क्रिएट होने लग जाएगा यहाँ पर से। ये तो हमने विंटर में बात करी, अब इस रीजन में पूरे में लो प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, बट क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जो वायु है वो वायु ऊपर उठना चाहती है। जहां भी लो प्रेशर होगा वहां क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, और जब हाई टेम्परेचर होगा सरफेस का तो जो एयर है वो एयर गर्म होगी और गर्म होकर के ऊपर उठेगी। तो इस क्षेत्र की एयर ऊपर उठना चाहती है, मगर अभी भी ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है वो इस रीजन में फ्लो कर रही है। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो एयर मास है वो अभी भी यहाँ पर थोड़ा डिसेंट कर रहा है, नीचे आ रहा है, अवतलित हो रहा है। तो ये जो यहाँ से वायु ऊपर उठ रही है ये उसको ऊपर जाने नहीं देगी। मतलब ऐसे हो रहा है कि मान लीजिए ये सरफेस है, ये पूरी सरफेस है जो कि हमारे वेस्ट जो पश्चिमी जो इंडिया है उसकी है। अब यहाँ से ये एयर मास जो है वो ऊपर ऐसे उठना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिएट क्या हो रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर हाई टेम्परेचर है। मगर ये क्या होगा कि जो ऊपर उठना चाह रही है इसके ऊपर से ये जेट स्ट्रीम जो है उसकी वायु जो है वो अवतलित होकर के नीचे आ रही है। तो ये क्या कर रही है, इसको ऊपर उठने नहीं दे रही है। ये इधर से जेट स्ट्रीम आ रही है सब ट्रॉपिकल, वो इसको उठने नहीं देगी। इस वजह से ये जो एयर है वो धरातल के साथ सिर्फ इस रीजन में ही इकट्ठी होती जाएगी, और इकट्ठी होने के साथ साथ इस रीजन में एक गर्म वायु राशि का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जो पश्चिम हमारे इंडिया से और इधर जो बिहार का रीजन है इस तरफ प्रवाहित होती है। और इस वजह से हमें अप्रैल से और जून के स्टार्टिंग तक हमें लू देखने को मिलती है, जो एक लोकल विंड है। ये लोकल विंड कैसी होती है, गर्म पवनें होती है, और एक कहाँ चलती है, धरातल के साथ साथ चलती है, और कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर, 1-2-3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही चलती है। और इसकी वजह से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हमारे यहाँ पर गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार तक का क्षेत्र जो है वो गर्म पवनों के प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर लू चलने लगती है, गर्म पवनों के प्रभाव में आ जाता है, और यहाँ पर एक इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है। इस वजह से जून के स्टार्टिंग तक, क्योंकि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है वो अभी भी हमारे जो सिंधु गंगा के जो मैदान है इनके ऊपर से प्रवाहित हो रही है, अपर ट्रोपोस्फेयर में चल रही है, और साथ में
यहाँ पर लो प्रेशर जो है वो इंटेंस नहीं हो पा रहा है। इस वजह से जून के फर्स्ट वीक तक लगभग यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर नहीं होने के कारण मानसून का ऑनसेट नहीं हो पाता है, मानसून स्टार्ट नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक कारण है कि हमारा मानसून जो है वो जून के बाद ही स्टार्ट क्यों होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून जून में ही क्यों स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब ये पोजीशन आते आते अब हम पूरी तरह समर सीजन में एंटर ले गए हैं और हम बात कर रहे हैं हम लगभग 21 जून के आसपास वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जून का शुरुआत की हम बात करें। 21 जून को सूर्य कहाँ होता है, पूरी तरह से सूर्य जो है वो होता है किस पर, कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। तो जून का शुरुआत आते आते दोस्तों क्या होगा, अब पोलर वॉर्टेक्स भी वीक पड़ चुका है और जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट आ रही है ये भी वीक पड़ चुकी है। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट के वीक होने की वजह से और पोलर वॉर्टेक्स के क्या हो रहा है, अब कमजोर होने की वजह से और साथ साथ सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गई है, नॉर्थ में शिफ्ट हो गई है, यानी ये और उत्तर में जाएगी। और अब आप देखिए ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है वो हिमालय के उत्तर से और तिब्बत के पठार के उत्तर से प्रवाहित होने लगेगी। जो पहले सर्दी की ऋतु में इसका एक भाग जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से प्रवाहित हो रहा था, अब ये पूरी की पूरी नॉर्दर्न में शिफ्ट हो गई है, यानी कि जो पहले 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक आ रही थी अब ये दोस्तों चलती है लगभग 35 डिग्री से और 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच चलने लगती है। ठीक है, अब ये जब नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट हो गई है तो इसके साथ साथ हमारा जो ITCZ है ये ITCZ भी नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे पोलर वॉर्टेक्स जो है वो अब जो उत्तरी गोलार्ध में बन रहा था उत्तरी ध्रुव पर, अब वो दक्षिण ध्रुव पर बन रहा है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव में अब सर्दी की ऋतु है। तो ITCZ भी जो है वो भी सारी बैंड के साथ साथ उत्तर में शिफ्ट होने लगेगा। तो ये एस्फ्लोन ने भी बताया था कि NITCZ जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो ITCZ की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है जिसे NITCZ कहते हैं ये दोस्तों लगभग पहुंच जाती है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, लगभग 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये पहुंच जाती है। ठीक है, और ये जो पूरा जो एरिया है ये है हमारे सिंधु गंगा का मैदान। ठीक है, तो इस समय जो जून का मंथ होता है इसके बाद ये पूरी की पूरी ITCZ जो है वो सिंधु गंगा के मैदान के आसपास के क्षेत्र पर आ जाती है। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पहले जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही थी अब वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड सिर्फ इससे जो ITCZ है इससे सिर्फ उत्तर उत्तर में रह जाएंगी, यहीं तक आएंगी ITCZ। ठीक है, ITCZ सिर्फ यहीं तक आती है और यहाँ से नीचे पूरा का जो पूरा रीजन है ये एक लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ITCZ की उत्तरी बाउंड्री अब उत्तर में चली गई है, 5 डिग्री से हटके अब 30 डिग्री पे जाके स्थापित हो गई है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जो इंटेंस लो प्रेशर है ये इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है लगभग पश्चिमी भारत पर, इधर पेशावर का रीजन है, यहाँ पेशावर का रीजन जो पाकिस्तान का रीजन है इस तरफ हो जाएगा। इसके अलावा अब यहाँ पर तिब्बत के पठार जो है उसका रोल स्टार्ट हो जाता है। क्या रोल होता है तिब्बत का पठार का, जैसे पोटेशियम ने बताया कि तिब्बत के पठार पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और तिब्बत का पठार अपने आसपास के क्षेत्र से लगभग 2-3 डिग्री ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये जो तिब्बत का पठार है इसकी ये सरफेस जो रीजन है इस सरफेस पे क्या क्रिएट होगा, अब लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, सरफेस पे क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है अब हाई है और लो प्रेशर क्रिएट होगा सरफेस पर। ये तिब्बत का पठार है, इस तिब्बत के पठार पर यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया सरफेस पर। तो अब यहाँ से एयर मास क्या होगा, यहाँ पर जो वायु है वो ऊपर उठेगी। ठीक है, और ऊपर उठेगी तो यहाँ पर जब वायु इकट्ठी होगी तो यहाँ पर अपर ट्रोपोस्फीयर में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अपर ट्रोपोस्फीयर में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ये हाई प्रेशर जो क्रिएट होगा इसके बाद यहाँ से एक जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है, जिस जेट स्ट्रीम का नाम है दोस्तों ईस्टर्ली, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। तो मैंने जो रेड में दिखा रखा है आपको ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है और ये ट्रॉपिकल जो ईस्टर्ली है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो जेट है
ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है वो उत्तर पूर्व से, ये इधर साइड कौन सी है, ये है नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आती है और किसके साथ कहां आती है, अपर ट्रोपोस्फीयर में चलती है और इसको बुलाता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। अब ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है वो कहां से उत्पन्न हो रही है, तिब्बत के ऊपर जो अपर ट्रोपोस्फीयर बना हुआ हाई प्रेशर है वहां से क्रिएट हो रही है। अब ये दोस्तों पूरे इंडिया के ऊपर से, और ये बहुत बड़ी एक जेट स्ट्रीम होती है, और ये जो जेट स्ट्रीम है वो जेट स्ट्रीम वैसे तो पूरे एशिया पर फ्लो कर रही है, मगर इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है लगभग 50 डिग्री ईस्ट से लेकर के और 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर तक, 50 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच आती है और इसको बोला जाता है कैलकाटा बेंगलोर एक्सिस। कैलकाटा बेंगलोर एक्सिस, कलकत्ता बंगलोर अक्ष के साथ वेरी होती है। कलकत्ता से बेंगलोर के बीच इसका एक्सिस जो है वो ये एक्सिस पे वेरी होती है और ये एक्सिस जो है वो ऐसे देखा जाए तो टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला से लेकर के और लगभग 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है इसके बीच इसका एक पूरा एक्सिस होता है जिसमें सबसे तेजी से प्रवाहित होती है और लगभग 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अब ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट यहां से चलकर कहां पहुंचेगी, ये पहुंची लगभग अरब सागर में। ठीक है, अरेबियन सी में आई, इंडियन ओशियन में आई। इंडियन ओशियन में आने के बाद अब इंडियन ओशियन में क्या दशाएं होंगी, जब यहाँ पर समर सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो अब यहाँ पर क्या दशाएं होंगी, हमने बात की है कि लैंड और सी इन दोनों में जल भाग और स्थल भाग जो है इनमें तापमान में विभिन्नता होती है। तो अब जब उत्तरी गोलार्ध में समर है तो स्थल कहाँ है, जो लैंड मास है वो क्या होंगे, अधिक गर्म होंगे, यानी लैंड मास अधिक गर्म होने से यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि आप सब तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट उत्तर में चले गई है, अब वो यहाँ पर कोई अवरोध उत्पन्न कर ही नहीं रही है, वायु आराम से ऊपर उठ रही है, तो धरातल के साथ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, इंडियन ओशन है, ये क्षेत्र अब अपेक्षाकृत रूप से क्या होगा, ठंडा रहेगा, स्थल ज्यादा गर्म रहेगा और हिंद महासागर का क्षेत्र अब ठंडा रहेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी हाई प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो हिंद महासागर का जो इंडियन ओशन का रीजन है, यहाँ पर सरफेस पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। ऊपर से जो नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट आ रही है, ये यहाँ पर आकर के डिसेंड करती है और इस हाई प्रेशर को ये और ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के कारण हिंद महासागर अरब सागर के क्षेत्र में और ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब देखिए आप, हमने बात की है कि यहाँ पर पेशावर का रीजन है या यहाँ पर अफगानिस्तान का रीजन है और पश्चिमी हमारा यहाँ पर इंडिया है, साथ में तिब्बत का पठार है और इस पूरे रीजन में लो प्रेशर है, पर इंटेंस लो प्रेशर इन 2-3 रीजन में रहता है। तो अब सरफेस पर है लो प्रेशर, कहां पर, लैंड वाले पोर्शन में, और सरफेस पर है हाई प्रेशर, कहां पर, इंडियन ओशन में। तो विंड कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, और किसकी वजह से ज्यादा इंटेंस हाई प्रेशर हुआ इंडियन ओशन में, इस ईस्टर्ली जेट की वजह से हुआ, क्योंकि ये ईस्टर्ली जेट जो है वो तेजी से इस तरफ आकर के अवतलित हो रही है, डिसेंड कर रही है, और जहां भी वायु डिसेंड करेगी वहां पर प्रेशर हाई क्रिएट होगा। ठीक है, ये क्या है, अरब सी है, अरेबियन सी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से क्या होगा। अब यहाँ पर जो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, इस हाई प्रेशर का रीजन साथ साथ हम देखें पूरा जो इंडियन ओशन है, इसमें यहाँ पर नॉर्दर्न साइड में हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सूर्य वैसे भी अब यहाँ पर क्या कर रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, और पानी क्या है, अपेक्षाकृत रूप से यहाँ पर अधिक ठंडा है। अब क्या होगा यहाँ से कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में आती है, और दक्षिण गोलार्ध में जो सब ट्रॉपिकल हमारी लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट है वहां से आती है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है,
और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो यहाँ पर क्या है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये इक्वेटर पे पहुंचेंगी और इक्वेटर पे पहुंचने के बाद ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर में ही तो आना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर इनको भी चलना है, ठीक है। तो ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी और इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद ये अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी कोरियोलिस बल के प्रभाव में, फेरल के रूल के अकॉर्डिंग, और दाईं ओर मुड़ करके अब ये साउथ ईस्ट से जो आ रही थी अब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो करेंगी और यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून है उसका ओरिजिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि जून के पहले वीक में ही हमें 1 जून के आसपास के क्षेत्र में हमें केरल के तट पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब इस साउथ वेस्ट मानसून जो विंड है ये कुछ और नहीं है बल्कि सदर्न हेमिस्फीयर से आने वाली जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ही यहाँ इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ वेस्ट मानसून के रूप में चलती हैं। और ये क्योंकि लैंड पे चल रही हैं और कहां से आ रही हैं, स्थल से, तो जब वाटर से, जल से आ रही हैं, तो जल से आने वाली पवनें हैं तो यहाँ पे क्या होगी, ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी होगी तो यहाँ पर इनके साथ साथ जो है वो आर्द्रता भी आगे जाएगी और आर्द्रता जाने पर दोस्तों ये पूरे भारत में जो है वो वर्षा करती है, रेनफॉल करती है। इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा जो वर्षा मिलती है वो समर सीजन में आने वाले साउथ वेस्ट मानसून से ही मिलती है। अब इसकी 2 ब्रांच होती हैं जो कि आप सभी को पता होगा, ये है बंगाल की खाड़ी की ब्रांच और इधर इसको बोलते हैं अरब सागर की ब्रांच, ठीक है। तो जो अरब सागर की ब्रांच है वो इंडिया को पश्चिम दिशा से पेनिट्रेट करेगी, अंदर एंटर करेगी, जबकि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो चलेगी उत्तर की ओर और ये आएगी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से और फिर यहाँ आने के बाद ये अपने पश्चिम में मुड़ करके और हिमालय के दक्षिण के साथ साथ और ये पश्चिमी भारत की ओर चलने लगती है, ठीक है। ये यहाँ से घूमेगी और पश्चिम भारत की ओर चलने लगती है। अब देखिए ये तो हमने बात की साउथ वेस्ट मानसून का ऑनसेट हो रहा है, जो हमने जो हमारी ईस्टर्ली जेट है उसका प्रभाव देखा। अब यहाँ पर आईटीसीजेड जो है वो आईटीसीजेड भी तो अपना रोल प्ले कर रहा है। आईटीसीजेड क्या है, लो प्रेशर का जोन है और इस आईटीसीजेड के उत्तर से जो तो यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से आ रही है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो लगभग 30 डिग्री तक आईटीसीजेड पे आकर के की उत्तरी सीमा पे आकर के और समाप्त हो जा रही है। तो यहाँ आने पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जो पवने हैं, जो वायु हमारी जो साउथ वेस्ट मानसून आ रही है वो आकर के जब इस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से मिलता है तो इसको बोला जाता है मानसून ट्रफ। मानसून ट्रफ या मानसून गर्त कहा जाता है या इसे मानसून सीमांत भी कहा जाता है, मानसून फ्रंट कहा जाता है। अब ये मानसून फ्रंट कहाँ लाई कर रहा है, ये मानसून फ्रंट जो है वो सिंधु गंगा के मैदान के ऊपर आ रहा है। ये क्या है, सिंधु गंगा का मैदान है। इस सिंधु गंगा के मैदान के ऊपर ये आईटीसीजेड जो हमारी ग्रीन लाइन दिखा रखी है इसको बोला जाता है दोस्तों मानसून ट्रफ या मानसून गर्त बोला जाता है। इस रीजन में लो प्रेशर इंटेंस रहता है, यहाँ पर सारा साउथ वेस्ट मानसून इस दिशा में आगे बढ़ता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें इस रीजन में, तो इस रीजन में इस समर सीजन में बहुत अच्छी वर्षा हो रही होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रोल हमने देखा जेट स्ट्रीम जो हमारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली है इसके उत्तर में शिफ्ट होने की वजह से, साथ साथ आईटीसीजेड भी उत्तर में शिफ्ट हो गया है। जो तिब्बतन प्लेटू है ये हीटिंग हो गई है, गर्म हो गया है, इसकी वजह से अपर ट्रोपोस्फीयर में इस पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और हाई प्रेशर से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट चल करके और आ रही है जो हमने रेड मार्क में दिखाई है, ये क्रिएट यहाँ आ रही है अरब सी पर और यहाँ आकर अरेबियन सी पे आके ये इंटेंस हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है, ठीक है। और इस इंटेंस हाई प्रेशर की वजह से वापस से जो पवने हैं जो धरातल के साथ साथ साउथ वेस्ट मानसून के रूप में चल रही हैं वो लो प्रेशर की ओर चल रही हैं, ठीक है। स्थलीय भाग की ओर क्रिएट हुए लो प्रेशर की ओर चल रही होती हैं। तो ये सब जो है पूरी मॉनसून की मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से ये सब क्रियाएं घटित हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमने ट्रॉपिकल जो ईस्टर्ली जेट थी वो और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट की भारतीय मानसून की उत्पत्ति में भूमिका और साथ में हमने भारतीय मानसून की उत्पत्ति की मैकेनिज्म को
देख लिया है। तो दो तरीके के मानसून हो गए हैं अब हमारे पास, ठीक है। एक तो जो विंटर सीजन है उसमें तो आ रहा है उत्तर पूर्वी मानसून, और जो उत्तर पूर्वी मानसून आ रहा है वो कहाँ आ रहा था, केरल के ये तमिलनाडु के तट पर वर्षा कर रहा था। जबकि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आ रहा था उसका ऑनसेट कहाँ हो रहा था, केरल तट पर हो रहा था, और ये कब आ रहा था, समर सीजन में आ रहा था। और एक जो डिफरेंट चीज थी वो थी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट की वजह से जो पश्चिम की दिशा में बन रहे जो वातावरण थे, जो चक्रवात बन रहे थे, वो बादल चक्रवात आकर के कहाँ आ रहे थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत की दिशा तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर मावट, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मावट की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मानसून जो है इंडियन मानसून, इसकी पूरी मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी हमारे इंडियन मानसून के बनने की प्रक्रिया, जिसमें हमने साउथ वेस्ट मानसून को देखा जो गर्मी की ऋतु में आ रहा है, हमने नॉर्थ ईस्ट मानसून को देखा जो कि विंटर सीजन में आ रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।